हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन ट्रिक्स। आज देखिए हम 7th क्लास की हिस्ट्री का 10 चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये सारी कंप्लीट हो गई है। आज ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हम 8th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था, इसके 4th चैप्टर में ये मध्यकाल चल रहा है। पूरी 7th क्लास की हिस्ट्री मध्यकाल में है और 4th चैप्टर में हमने मुग़ल साम्राज्य पढ़ा था। मुग़ल साम्राज्य, और मुग़ल साम्राज्य में हमने जो औरंगजेब था, औरंगजेब के बाद देखिए जो शासक थे मुग़ल काल के, वो इतने योग्य नहीं थे इसके उत्तराधिकारी, और ये मुग़ल साम्राज्य पूरा एम्पायर जो था जगह जगह टूटने लगा था और जगह जगह अलग अलग राजनीतिक गठन होने लगे थे। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, कि 18वीं शताब्दी में कौन कौन से नए राजनीतिक गठन हुए थे। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये 18वीं सदी लग जाती है, 1701 से 18वीं सदी लग जाती है। 1701, 2 ये सब 18वीं शताब्दी में आता है। तो इसमें देखेंगे क्या क्या हुआ। तो शुरू करते हैं। यदि आप मानचित्र 1-2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटीं। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुग़ल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदलीं। आप ये भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। तो देखिए 1765 में ब्रिटिश सत्ता ने भी अपना राज्य स्थापित कर लिया था। यहाँ पर ये आप मानचित्र देखेंगे, ये देखिए मुग़ल एम्पायर की बाउंड्री है, ये ब्लैक जो दिख रही है। यहाँ पे देखिए अलग अलग राज्य स्थापित होने लगे थे। यहाँ पर सिख रहने लगे थे, यहाँ पर अवध अलग राज्य स्थापित हो गया था। बंगाल, यहाँ पर सबसे पहले बंगाल पर ही अंग्रेज़ों ने अपना राज्य स्थापित किया था। और ये मालवा है, गुजरात है, और नीचे हैदराबाद है, ये बड़ौदा है। इन्हीं के बारे में आज हम देखेंगे। ये देखिए मुग़ल साम्राज्य की बाउंड्री है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मुग़ल एम्पायर था। ये आगे देखते हैं। ये मानचित्र दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थीं। तो देखिए छोटी सी अवधि में एकदम से राजनीतिक परिस्थितियां जो थीं बहुत तेज़ी से बदल रही थीं। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मतलब कि 18वीं शताब्दी से मतलब 1750 से पहले, मतलब कि 50 से पहले पूर्वार्ध में, पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी से 1761 जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। देखिए 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, 1761 में, और इसी में अंग्रेज जो थे जीत गए थे बंगाल के नवाब से, और इन्होंने बंगाल पर अपना राज्य, अपनी हुकूमत स्टार्ट कर दी थी। देखिए इस दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए एक मैप ये दिया है, इसमें देखिए ये सिख हैं, ये लाहौर में बसे थे। सतलज से, सिंधु नदी से सतलज और यमुना के बीच इनका राज्य था। और देखिए ये बंगाल है, बंगाल में मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, ढाका, बिहार, अवध, और इधर गुजरात, बड़ौदा, और ये यहाँ पर देखिए मराठों का राज्य हो गया था। यहाँ पर राजपूत थे, और ये रुहेलखंड है लखनऊ के पास। इधर देखिए हैदराबाद है ये, और ये उड़ीसा है। इसको देखिए उत्तरी सरकार बोलते थे इस तट को। यहाँ पर देखिए ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्र है ये 18वीं शताब्दी में। कौन कौन सा? ये जो आपको पीला पीला सा भाग दिख रहा है, ये ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत आ गया था ये सब भाग। आगे देखते हैं। मुग़ल साम्राज्य और परवर्ती मुग़लों के लिए संकट की स्थिति। तो मुग़ल साम्राज्य के लिए संकट की स्थिति कब पैदा हुई? अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुग़ल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था
और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। देखिए बाद में जब औरंगजेब था उस समय बहुत सारे विद्रोह करने लगे थे लोग। ऐसा अनेक कारणों से सॉरी अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1769 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और राजस्व को कहते हैं। देखिए राजस्व इकट्ठा करने मतलब दीवानी, और सैन्य प्रशासन को देखने वाला को फौजदारी, दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गईं। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। तो देखिए पहले मुगल काल में क्या था, अलग अलग राज्य में मतलब अलग अलग राज्य को क्या कहते थे, सूबा कहते थे एक राज्य को, और उसमें जो गवर्नर नियुक्त करते थे उसकी देखभाल के लिए उसको सूबेदार कहते थे। तो सूबेदारों ने अपना जो था नियंत्रण बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था और अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश करने लगे थे। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों पर हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थीं। अतीत में भी विद्रोह समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। तो देखिए औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे वो इतने योग्य नहीं थे और उनके हाथों से सत्ता जाने लगी थी और अलग अलग से विद्रोह हो रहे थे, कृषक आंदोलन कर रहे थे, किसानों के विद्रोह हो रहे थे और जो शक्तिशाली सरदार थे वो अपनी स्थिति को मजबूत बना रहे थे। आगे देखते हैं। भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ, इनको आप अपने आप से पढ़ लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वे बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। तो देखिए जब ईरान का शासक था नादिर शाह, इसने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और ये बहुत सारा धन लूट कर ले गया था। मतलब कि जो बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े राजा थे, सब निर्धन हो गए थे, ऐसा बोलते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। फिर देखिए इसके बाद अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली, उसने आक्रमण किए। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। देखिए नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, इसको पढ़ते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया है। देखिए किस तरह से धन लूटा था उसने। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन। देखिए उस समय कितने ज़्यादा हुआ करते होंगे ये। लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतने बेशकीमती थे कि दुनिया में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। देखिए तख्ते ताउस में ही कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, वो कोहिनूर हीरा भी ले गया और तख्ते ताउस भी ले गया था। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है।
देखिए एक दूसरा वृत्तांत मिलता है जिसमें दिल्ली के आक्रमण का वर्णन है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींच कर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंद को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे अब नंगे घूमने लगे, और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वे अब बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। इस वर्णन से देखिए आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार नादिर शाह ने लूटपाट मचाई थी। इससे पहले भी महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और उसने भी इसी तरीके से लूटपाट मचाई थी। देखिए साम्राज्य आगे देखते हैं। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमज़ोर बना डाला। ये अभिजात दो गुटों में बटे हुए थे। देखिए इनके जो राजमहल में अभिजात मतलब कि जो बड़े बड़े गुट थे, मतलब बड़े बड़े लोग थे, मंत्री थे, ये सब दो समूहों में बटे हुए थे और आपस में इनमें कलेश थे, आपस में लड़ते थे ये। तो दो गुट कौन कौन से थे? एक थे ईरानी जो ईरान से आए हुए थे और दूसरे थे तुरानी जो तुर्क मूल के थे। काफ़ी समय तक परवर्ती मुग़ल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। देखिए कभी ईरानी मूल के जो थे उनके कठपुतली बने रहे, कभी तुरानी। तो ये स्थिति जो थी बेहद ही अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुग़ल बादशाहों फर्रुखशियर जिसका शासन 1713 से 1719 था और आलमगीर द्वितीय जो 1754 से 1759 तक था की हत्या हो गई। और दो अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को अपने अभिजातों ने अंधा कर दिया। उन्हीं के महल में रहने वालों ने उनको अंधा करवा दिया। नए राज्यों का उदय। देखिए नए राज्यों का कौन कौन से राज्यों का उदय हुआ इसी समय, कब? 18वीं सदी में। मुग़ल साम्राज्य की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना दी। 18वीं शताब्दी के दौरान मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं? देखिए पहला अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये 3 हैं पहले समूह में। जैसे वे राज्य जो पहले मुग़ल प्रांत थे, हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुग़ल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। देखिए ये जो इनके राजा थे, किसके? अवध के, बंगाल के और हैदराबाद के। ये पहले मुग़ल प्रांत थे, सबसे पहले मुग़ल प्रांत थे और ये इनके जो शासक थे बहुत शक्तिशाली थे और ये देखिए स्वतंत्र थे, अपना काम खुद करते थे। इन्हें बादशाह से इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इन्होंने औपचारिक तौर से, ऑफिशियल तौर से अपने संबंध उससे नहीं तोड़े थे। अब मतलब ये मुग़ल बादशाह को ही अपना बादशाह मानते थे। ऐसे राज्य जो मुग़लों के पुराने दूसरे टाइप के कौन से थे? ऐसे राज्य जो मुग़लों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। वतन जागीर मतलब कि इनको मनसब प्रदान किया जाता था, जो मनसब जागीर के रूप में दे दिया जाता था, उसी को वतन जागीर कहते हैं। इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। और तीसरी श्रेणी में मराठा, सिखों तथा जाटों के राज्य आते थे। ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुग़लों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। आगे देखते हैं पुराने मुग़ल प्रांत। तो पुराने मुग़ल प्रांत कौन कौन से थे? अवध, हैदराबाद और बंगाल, इनके बारे में पढ़ेंगे। पुराने मुग़ल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुग़ल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सादत खां,
जो अवध का संस्थापक था, मुर्शीद अली खान जो बंगाल का था, और आसफ जा जो हैदराबाद का था। ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। तो देखिए ये दिया है मुगल अभिजातों, उच्च मुगल अभिजातों मतलब कि जो दरबार में उनका ऊंचा दर्जा था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जाह और मुर्शीद अली खान दोनों को 7-7 हजार जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि शहादत खां की जात का दर्जा 6,000 का था। तो अध्याय 4 में हमने पढ़ा था कि जात क्या होता है, सवार क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया है। आगे देखते हैं हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे। निजामुल मुल्क आसफ जाह जो 1724 से 1748 तक इसका नवाब रहा, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। तो देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी, तो निजाम उल मुल्क आसफ जा, या फिर मैचिंग के लिए दे दिया जाता है इधर नवाबों के नाम और इधर राज्य के नाम दे दिए जाते हैं किसका कौन संस्थापक था। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत, जब देखिए मुगल बादशाह फर्रुखसियर था उस समय हैदराबाद का संस्थापक बना, ये एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी, पहले उसे अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। 1720 से 22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जा के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। आसफ जा अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से ले गया था और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए और इन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि वह अभी भी पुराने सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। ना तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और ना ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। मतलब कि दिल्ली का शासक कौन था, जो मुगल साम्राज्य का बादशाह होता था, तो उससे मुगल साम्राज्य के बादशाह से ये कोई भी आदेश मतलब कि मंजूरी नहीं लेता था, खुद ही अपना राज्य चलाता था, स्वतंत्र हो गया था ये। मुगल बादशाह तो केवल निजामुल मुल्क आसफ जाह द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि किया कर देता था। मतलब कि जो आसफ जा अपने खुद के निर्णय लेता था हैदराबाद को चलाने के लिए, अपने राज्य को चलाने के लिए, उसकी पुष्टि जो मुगल बादशाह था वो अपने आप कर देता था। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। तो देखिए जो हैदराबाद था, यहाँ था ये हैदराबाद, ये हमारा दक्षिण भारत है, यहाँ पर हैदराबाद राज्य था और यहाँ पर मराठे थे। तो ये मराठों से हमेशा युद्ध करने में ही संलग्न रहते थे। पूर्व दिशा में निजामुल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था। यहाँ पर देखिए इसके तटीय इलाके में जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने वस्त्र बनाने के कारखाने खोल रखे थे, तो वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करना चाहता था ये आसफ जा, पर इसकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई। यहाँ पर कौन थे, ब्रिटिश ने अपनी सत्ता जमा ली थी जगह जगह। निजाम की फौज, ये आप खुद से पढ़ लेना। अब देखिए अवध के बारे में पढ़ेंगे। अवध बुरहान उल मुल्क सआदत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। कौन सा, अवध। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान पर फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग इसी से होकर गुजरता था। आप मैप में इसकी लोकेशन देखेंगे कहाँ पर है ये अवध। बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। तो देखिए अवध की सूबेदारी क्या होता है, जो राजनीतिक मामले होते हैं
मतलब कि राज्य को चलाने के लिए राजनीतिक मामले। फिर दीवानी होता है जो वित्तीय मामले होते हैं, और फौजदारी जो सैनिक मामले होते हैं। तो सूबेदारी, दीवानी, फौजदारी का मतलब है राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता यही बन गया था पूरे अवध का। बुरहानुल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारियों जो जागीरदार थे की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। इसने देखिए जो बादशाह के द्वारा नियुक्त जागीरदार थे उनको हटा दिया, उन अधिकारियों को हटा दिया और अपने अधिकारी वहां पर नियुक्त किए। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत जमींदारियों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। तो इजारेदार क्या होता था ये भी हमने चैप्टर 4 में पढ़ लिया है। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदार को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसी कई नई सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो देखिए जो कृषक होते थे वो बोली लगाते थे कि हम इतना राजस्व दे सकते हैं, तो उसी को कहते थे इजारेदार। और जब ये राजस्व नहीं दे पाते थे, इतना कर इकट्ठा करके नहीं दे पाते थे, तो ये साहूकारों और महाजनों से उधार लेकर देते थे। और साहूकार और महाजन जो होते थे इन पर नए मतलब भारी मात्रा में कर लगाते थे, और जब वो कर नहीं चुका पाते थे तो उनकी ज़मीन को हड़प लेते थे। आगे देखते हैं बंगाल के बारे में। मुर्शीद उली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, आप अच्छे से इसको समझेंगे और 2-3 बार इसको पढ़ेंगे। इससे पहले आप 4th चैप्टर को पढ़ लें एक बार। 4th चैप्टर पे वीडियो बना रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मुर्शीद उली खां बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार की प्रतिनियुक्त थे। मतलब कि प्रांत के जो सूबेदार होते हैं, गवर्नर, उसी की जगह थे। यद्यपि मुर्शीद उली खां औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना। जो ये मुर्शीद उली खां था ये ऑफिशियल तौर से सूबेदार नहीं बना था। वैसे ही इसने अपनी राज्य की पूरी शक्ति अपने हाथ में ले रखी थी। उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी जमीन बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वे अलीवर्दी खां के शासनकाल जो 1740 से 1756 में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया। अलीवर्दी खां कौन था? ये भी बंगाल का नवाब था जो 1740 से 1756 में बना था। ये अलीवर्दी खां का दरबार है, देख सकते हैं आप, उसका चित्र है ये। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उनमें से कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेंगी। मतलब इन तीनों राज्य की कुछ विशेषताएं हैं।
प्रथम यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। देखिए ये जो राज्य थे तीनों, ये मुगल अभिजातों द्वारा ही स्थापित किए गए थे, मुगल अभिजातों द्वारा। ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हीं उत्तराधिकार में मिले थे। विशेषतः वे जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे, वो अलग तरीके से कर प्राप्त करते थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्य हैदराबाद, अवध, बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए। इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। तथापि देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थीं। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों तथा वणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उनकी जोतों से जो खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ रही थी। आगे देखते हैं राजपूतों की वतन जागीरी। राजपूतों की वतन जागीरी। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। तो राजपूत देखिए कहाँ पर थे, ये देखिए राजस्थान साइड में थे। और वतन जागीरी मतलब कि जो जागीर इनको मनसब मुगलों द्वारा प्राप्त दिया गया था, जो मुगलों द्वारा दिया गया था इनको। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। ये क्या करते थे, देखिए मुगल लोगों की अधीनता स्वीकार कर ली थी इन्होंने, और बदले में मुगलों ने क्या किया था इनके साथ, इनको इनकी ज़मीनों या इनके ज़मीनों पर स्वायत्तता मतलब कि ऑटोनॉमी का अधिकार दे दिया था कि ये अपने राज्य को खुद से अपने तरीके से चला सकते हैं, की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटी राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भी भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। देखिए ये चित्र देख रहे हैं आप, ये चित्तौड़गढ़ का किला है राजस्थान का। तो कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटी पर किले बनाए जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महल, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं और कुछ अन्य इमारतें होती थीं। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी, कुएं, बावली जैसी कई जल निकाय थे। देखिए जयपुर के राजा जयसिंह के बारे में 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन है। ये क्या है, राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के रहे।
उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा नदी के तट पर फैला हुआ था। ये दिल्ली में, जयपुर में जंतर मंतर है, ये किसने बनाया था? ये राजा जयसिंह ने ही बनाया था। अंबर के राजा सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, इन्होंने 5 जगह देखिए ये बनवाए थे। अंबेर के राजा सवाई जयसिंह ने दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया। वेधशालाएं बनवाई थी इन्होंने। जंतर मंतर के नाम से विख्यात है ये वेधशालाएं। खगोल, इनमें क्या होता है? खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण लगाए गए हैं इसमें। खगोलीय पिंडों को इन उपकरणों की माध्यम से हम देख सकते हैं। और ये देखिए अब आ जाते हैं सिख। एक देखिए ये किला है, कहाँ है ये? तो ये जोधपुर में है, मेहरानगढ़ का किला। ये भी सवाई राजा जय सिंह ने ही बनवाया था। अब देखते हैं देखिए सिखों के बारे में। देखिए ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं और सिखों के बारे में हम इसकी दूसरी वीडियो डालेंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें